नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी सर्वा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन ने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू कर रखा है और वो अपना टॉपिक जो चल रहा है वो है राजस्थान का संपूर्ण जियोग्राफी। तो राजस्थान का जियोग्राफी अपन ने शुरू कर रखा है और राजस्थान के जियोग्राफी के संदर्भ में कई बिंदु अपन ने देख लिए हैं। इससे पहले वाले जो वीडियोज है उसमें राजस्थान का सामान्य परिचय, 41 जिलों के अनुसार राजस्थान की जानकारी, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, पश्चिम उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उसके दो भाग शुष्क और अर्ध शुष्क। तो शुष्क की बात कर ली अपन ने, अर्ध शुष्क जो भाग है उसकी चर्चा आज अपन करेंगे। सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ में बेल आइकन को दबा लें। और इसके अलावा महत्वपूर्ण बात कि अपना सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उस चैनल के साथ साथ में अपना खुद का एप्लीकेशन भी है, तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के अपना प्ले स्टोर ही डाउनलोड कर लें। साथियों, अपन ने अर्ध शुष्क जो प्रदेश है उसके दो भागों की चर्चा पहले कर ली, यानी अर्ध शुष्क जो प्रदेश है उसके दो भागों की चर्चा अपन ने पहले कर ली। एक भाग जो था वो था घग्गर का मैदान, यानी अर्ध शुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अर्ध शुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा हुआ है और उसमें से 2 भाग की चर्चा अपन ने कर ली, घग्गर का मैदान और शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश, इन 2 प्रदेशों की चर्चा अपन ने कर ली। आज अपन तीसरे प्रदेश की चर्चा करेंगे और वो तीसरा प्रदेश कौन सा है? नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि। एक चौथा प्रदेश है जो इस प्रदेश का महत्वपूर्ण भाग है, लूणी बेसिन। इस प्रकार से 4 भाग इसके हैं। आज अपन इन 2 भागों की चर्चा करेंगे, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन की चर्चा करेंगे। ये जो भाग है घग्गर का मैदान, इस मैदान की चर्चा अपन ने पहले कर ली। मानचित्र में एक बार आप देख लो, ये वाला जो भाग है गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर का मैदान है और ये जो भाग है आपको नजर आ रहा है कलर्ड, ये शेखावाटी प्रदेश है। सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर की कुछ सीमा जिसमें कुचामन डीडवाना वाला जिला जो है नया जिला बना है उसका कुछ भाग इसमें शामिल होता है। आज अपन देखेंगे नागौर उच्च भूमि प्रदेश। साथियों, नागौर उच्च भूमि प्रदेश जो है इसको उच्च भूमि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह भाग इस शेखावाटी प्रदेश की अपन बात कर रहे हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश की अपन बात कर रहे हैं, इसमें इसका धरातल सबसे ऊंचा है। अर्थात यह भाग समुद्र तल से लगभग 300 से 500 मीटर ऊंचा है। ठीक है। और नागौर उच्च भाग इसलिए कहा जाता है कि यह नागौर जिले, इसका विस्तार अधिकतर नागौर जिले में है। राजस्थान का नागौर जिले में है। लेकिन अब नागौर जिले में पहले था, लेकिन अब जब जिले 41 हो चुके हैं तो यहां विस्तार बढ़ चुका है। एक नया जिला नागौर से अलग हो गया, कुचामन डीडवाना। कुचामन डीडवाना में भी विस्तृत है। ठीक है। तो अब नागौर और कुचामन डीडवाना इन 2 जिलों में इसका विस्तार है। साथियों, इसकी सीमांकन की बात करते हैं। इसकी सीमा कहां से कहां किस ओर है? तो अपन इसके उत्तर पश्चिम में देखेंगे इस भाग में, तो वही है 25 सेमी समवर्षा रेखा। 25 सेमी समवर्षा रेखा। इसके यदि अपन दक्षिण पूर्व में बात करेंगे तो दक्षिण पूर्व का क्षेत्र हो गया यहाँ 50 सेमी समवर्षा रेखा।
क्योंकि ये रेखा अरावली को पश्चिमी मरुस्थल से अलग करती है। उसके साथ साथ में अरावली प्रदेश भी अपन कह सकते हैं। इसकी उत्तर पूर्व की जो सीमा लगती है वो शेखावाटी प्रदेश से, उत्तर पूर्व की सीमा किससे लगती है? शेखावाटी प्रदेश से। और इस नागौर उच्च भूमि की दक्षिण पश्चिमी सीमा किससे लगती है? लूणी बेसिन से। दक्षिण पश्चिमी सीमा किससे लगती है? लूणी बेसिन से, ठीक है ना। और इधर होगी 25 सेमी पश्चिम, उत्तर पश्चिम में 25 सेमी समवर्षा रेखा या पश्चिमी मरुस्थल, या पश्चिमी मरुस्थल, इससे सीमा लगती है, ठीक है। और ये जो मध्यवर्ती जो कलर्ड भाग नजर आ रहा है आपको, ये जो कलर्ड भाग मेरे साथियों है, इसका नाम है नागौर उच्च भूमि। क्या कहते हैं इसको? नागौर उच्च भूमि। अर्ध शुष्क पश्चिमी मरुस्थल का जो अर्ध शुष्क प्रदेश है उसका ये एक पार्ट है, ठीक है। अब इसकी सीमा की बात कर लेते हैं। इस भाग की सीमा, सीमांकन इसका यदि अपन करेंगे तो पाएंगे कि इसके उत्तर पूर्व में शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, इसके उत्तर पश्चिम में पश्चिमी मरुस्थल कह दो या 25 सेमी समवर्षा रेखा, क्योंकि यही रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है, शुष्क और अर्धशुष्क में, ठीक है। या पश्चिमी शुष्क मरुस्थल या पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, इससे भी मान लेते हैं अपन, ठीक है। इसकी दक्षिणी पश्चिमी सीमा, दक्षिणी पश्चिम में इसके कौन सा प्रदेश है? लूणी बेसिन, लूणी नदी का मैदान। और इसके दक्षिण पूर्व में, इसके दक्षिण पूर्व में कौन सा भाग हो गया? भौतिक प्रदेश तो हो गया अरावली, और समवर्षा रेखा हो गई 50 सेमी समवर्षा रेखा। इस प्रकार से ये जो प्रदेश है इसका सीमांकन करते हैं, और संपूर्ण राजस्थान के मध्यवर्ती क्षेत्र में यह भाग है अवस्थित है, ठीक है। और 2 जिलों में इसका विस्तार है, समझ गए। नागौर उच्च भूमि। अब इस प्रदेश की यदि अन्य विशेषताओं की अपन चर्चा करें तो साथियों, ये जो प्रदेश जहां पे अवस्थित है, यहाँ की मिट्टी जो पाई जाती है, मृदा, यहाँ की मृदा कैसी है? खारी। इस मिट्टी में खारापन है, ठीक है। और उसके साथ साथ में एक अन्य तत्व जो यहाँ की बड़ी समस्या है वो है फ्लोराइड की मात्रा अधिक होना। इस मिट्टी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होना। तो इस भाग में खारे पानी की झीलें पाई जाती है। इन झीलों के नाम मैंने शेखावाटी प्रदेश में भी लिया है, लेकिन कुछ खारे पानी की झीलें जैसे रेवासा, ठीक है, और नागौर से अलग हुआ कुचामन डीडवाना, और डीडवाना पड़ोसी हो गया किसके? शेखावाटी के, तो इसमें डीडवाना झील, ठीक है ना। और सुजानगढ़ भी शामिल किसमें? इसी भाग में, ठीक है। तो सुजानगढ़ झील, ये कुछ झीलें जो खारे पानी की है वो शेखावाटी और नागौर की सीमा पर है, ठीक है ना। फिर भी यहाँ खारे पानी की झीलें मुख्य रूप से कौन कौन सी? सांभर, मैंने उस में भी बताया था, डीडवाना, नावा, कुचामन आदि पाई जाती है। अब इनमें
खारा पानी क्यों है? क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है उसमें नमक के कण पाए जाते हैं। ये झीलें खारी क्यों है? तो खारी के पीछे कारण है कि मृदा में नमक के कण, मृदा में नमक के कण पाए जाते हैं। समझ गए? अब ये नमक के कण साथियों, जब बात आती है कि मिट्टी में ये नमक के कण आए कहाँ से, तो काफ़ी विद्वानों ने इसके बारे में कहा है कि ये नमक के कण कहाँ से आए? अरब सागर से। अरब सागर से विक्षोभों के साथ, जो विक्षोभ आते हैं अरब सागर से उठ करके, वहां से ये नमक के कण इस प्रदेश में विस्तृत हो गए। इस कारण से यहाँ का जो मिट्टी है वो नमकीन हो गई। दूसरा एक कारण यहाँ बताते हैं, दूसरा कारण साथियों बताते हैं कि ये प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर पाए जाने वाला सागर या भूसन्नति, जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई वलन पड़ने से, उसका नाम है टेथिस सागर, उसके अवशेष बताए जाते हैं, अवशेष माने जाते हैं। किसके? टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। लेकिन साथियों, कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो इस बात को नकारते हैं कि ये खारे पानी की झीलें सागर के अवशेष है। क्यों? क्योंकि एक सागर के पानी में, सागर के पानी में सर्वाधिक जो नमक होता है, सर्वाधिक नमक का तत्व जो होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। जबकि इन झीलों में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। अब ये मतभेद है, यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च का बिंदु है कि यहाँ की झीलों में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। यदि इसको अपन टेथिस सागर के अवशेष माने तो इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड होना चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है? होता यही है कि ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये जल में घुल करके केशाकर्षण की क्रिया के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत में आ गई, और ऊपरी परत में आने के बाद ये मैग्नीशियम क्लोराइड ही किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। ऐसा भी उल्लेख आता है, ऐसा उल्लेख भी है। परंतु मैग्नीशियम क्लोराइड का माफ कीजिएगा, परंतु इसके खारेपन का अन्य कारण देखते हैं। थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हुआ है। इसके खारेपन का अन्य कारण अपन जानते हैं, और वो है यहाँ की मिट्टी में पाए जाने वाली कुछ सेलें हैं। अन्य कारण, खारेपन का अन्य कारण यहाँ की माइकासिस्ट सेलें, यह कारण है। अन्य कारण है यहाँ की माइकासिस्ट चट्टानें, और ये चट्टानें जो है वो इन चट्टानों से केशाकर्षण द्वारा नमक ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है। वह
किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम क्लोराइड। ये बात याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, ऐसा भी उल्लेख आता है। इसका मतलब आप खारे पानी के इफेक्ट जाने होंगे कि ये जो खारा पानी, इस प्रदेश की मिट्टी में जो नमक है और यहाँ की झीलों में जो खारापन है, उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। काफ़ी विद्वान इसको अरब सागर से विश्व के सारे आए नमकीन जल का कारण माना जाता है। कुछ विद्वान इसको तैथिस सागर के अवशेष मानते हैं, लेकिन तैथिस सागर के अवशेष के लिए कुछ विद्वान टिप्पणी करते हैं कि सागर के पानी में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, बल्कि यहाँ की इन झीलों में सोडियम क्लोराइड है, तो ये नहीं हो सकता। फिर अगला फैक्ट ये आता है कि यहाँ की चट्टानों में माइकासिस्ट सेलें पाई जाती है और इनमें लवण की मात्रा होती है। जब जल प्रवेश करता है इन सेलों में तो ये नमक घुल करके केशाकर्षण क्रिया के द्वारा चट्टान के ऊपरी भाग में आ जाता है और सोडियम क्लोराइड में बदल जाता है। इस कारण से यहाँ के झीलों में नमक की मात्रा बढ़ जाती है। ये कारण भी माना गया है। अब अगला बिंदु, ये केशाकर्षण क्या है, यानी केशाकर्षण किसे कहते हैं। जब बात आई है केशाकर्षण की, तो ये केशाकर्षण क्या होता है इसको भी अपन देख लें। केशाकर्षण क्रिया, तो इसमें अपन क्या देखेंगे, इसका उत्तर क्या होगा कि वह क्रिया जिसमें सेलों का नमक यानी चट्टानों का नमक घुलकर ऊपरी भाग में आ जाता है, ऊपरी भाग में आ जाता है। इस क्रिया को अपन केशाकर्षण क्रिया के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। अन्य बिंदु कि यहाँ की मिट्टी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ एक शब्द आता है कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी। अब ये कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी क्या है, इसके बारे में थोड़ा अपन देख लें साथियों। तो नागौर से अजमेर के मध्य चट्टानों में फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। किसकी? फ्लोराइड की। और यह पानी में घुलकर मानव को प्रभावित करता है। यानी ये फ्लोराइड युक्त पानी का सेवन यदि मनुष्य कर लेता है तो उसमें कई तरह की दिक्कतें आ जाती है। क्या दिक्कत क्या आती है, इसके प्रभाव क्या क्या है। एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं फ्लोरोसिस रोग। और इस रोग में दांत पीले पड़ना, हड्डी टेढ़ी होना, जिसको यहाँ स्थानीय भाषा में कहते हैं कूब निकल जाना।
कुबड़, ठीक है, या कूब निकल जाना, ठीक है ना। हड्डी का कमजोर हो जाना, हड्डी का कमजोर होना, ठीक है, आदि इसके प्रभाव है। इस कारण नागौर से अजमेर तक का जो क्षेत्र है, यानी यहां से अपन चलते हैं तो यह पट्टी अजमेर तक पहुंचती है। और यह भूगर्भिक जल पट्टी है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक होती है, और इस पानी के सेवन करने से लोगों में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें दांत पीले होना, हड्डी का कमजोर होना, हड्डियां विकृत होकर के टेढ़ी होकर बाहर की ओर निकल जाना, इसको स्थानीय भाषा में कूब निकलना कहते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी, इस पट्टी को कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। ये इस प्रदेश की बड़ी समस्या है और इसको दूर करने के लिए आवश्यक है कि इस प्रदेश के लोग क्या करते हैं, बरसात के पानी का सेवन करने लगे हैं। फिर दूसरा नहर का पानी उपयोग करने लगे हैं, ताकि इस फ्लोरोसिस नामक बीमारी से बच सके। सबसे महत्वपूर्ण है बरसात का पानी, और सरकार भी इसमें पेयजल संरक्षण योजना के तहत जल संग्रहण के लिए टांके बनवा के देती है, और वो टांके जिसमें बरसात का जल, छत का पानी उतार करके संग्रहित कर लिया जाता है और पीने के काम में लिया जाता है, ठीक है। तो यह है कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी, ठीक है, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी, ठीक है। आगे चलें। आगे इस भाग की में अपन बात कर रहे हैं नागौर उच्च भूमि की। कहां जाओगे यार, नागौर उच्च भूमि की बात अपन कर रहे हैं साथियों। यहां महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस भाग में कुछ खनिज पाए जाते हैं। खनिज, विशेष रूप से इस भाग में कुछ खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जिप्सम, इस प्रदेश में खारे पानी की झीलों से नमक प्राप्त किया जाता है। यहाँ मकराना, वहाँ पर विशेष प्रकार का पत्थर संगमरमर प्राप्त होता है, और जिसका उपयोग देश विदेशों में भी किया जाता है। काफ़ी मजबूत और बहुमूल्य पत्थर इस प्रदेश में प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब इसमें जो संगमरमर है, यह कहाँ निकलता है, मकराना। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और ये मकराना वर्तमान में कूचामन डीडवाना जिले में है। किस भाग में है, कूचामन डीडवाना जिले में। नमक के लिए डीडवाना झील, जिसमें केंद्र सरकार के 2 उपक्रम यहां लगे हैं। ठीक है, और यह नमक मुख्य रूप से खाने के लायक नहीं होता। नमक
खाने योग्य नहीं है, ठीक है ना, यहाँ का यह नमक जो है खाने योग्य नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अलावा इस प्रदेश के अंदर यह जो नागौर उच्च भूमि है इसमें अन्य विशेषताएं भी है, जैसे जिप्सम, अन्य खनिज है जिप्सम। एक क्षेत्र है गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद यह है जिप्सम के लिए प्रसिद्ध स्थान है। गोठ मांगलोद जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। इस भाग में कुछ अवशिष्ट पहाड़ियां मिलती है साथियों, इस भाग में कुछ अवशिष्ट पहाड़ियां भी है। और ये पहाड़ियां कौन कौन सी है? तो आप चलोगे किस प्रदेश में कहाँ कहाँ कौन कौन सी पहाड़ियां हैं तो आपको मिलेगी यहाँ, जैसे पर्वतसर, ठीक है ना। इसके अलावा कूचामन, कूचामन का किला भी इस पहाड़ी के ऊपर ही है। नावा, ये कुछ ही पहाड़ियाँ इस प्रदेश में, बाकी ये पहाड़ी इलाका नहीं है। तो यहाँ मुख्य रूप से अपन देखेंगे तो कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे नावा, पर्वतसर व कूचामन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। ये कुछ अवशिष्ट पहाड़ियाँ यहाँ पे है, ठीक है ना। कूचामन पहाड़ी पे तो कूचामन का किला भी है, ठीक है ना। तो यह है अपना कौन सा प्रदेश? नागौर उच्च भूमि। जब फ्लोराइड की बात आई थी उसमें फ्लोराइड के लिए एक विशेष स्थान विशेष है नागौर का जायल क्षेत्र। नागौर का इसके लिए फ्लोराइड के लिए एक प्रसिद्ध है नागौर का जायल क्षेत्र। यहाँ सर्वाधिक फ्लोराइड पाया जाता है, ठीक है ना। चलो भाई आगे चलते हैं अगले अर्ध शुष्क प्रदेश के अगले भाग में, और वो अगला भाग अपने समक्ष है कौन सा? उसका नाम है लूणी बेसिन। इस बेसिन को मैंने ग्रीन कलर से दिखाया, इसका मतलब क्योंकि नदी का प्रवाह क्षेत्र है और मैदान बनाती है यहाँ पे, इसीलिए इसको ग्रीन कलर से हमने दिखाने का प्रयास किया। तो ये भौतिक प्रदेश कौन सा है? लूणी बेसिन। इसकी यदि अपन बात करेंगे तो इसका सीमांकन उत्तर पूर्व में किसका प्रदेश आ गया? नागौर उच्च भूमि। वही बात है, इस साइड में क्या आ गई? 50 सेमी समवर्षा रेखा। या अरावली की पहाड़ियां। यहां कौन सा भाग आ गया? 25 सेमी समवर्षा रेखा या शुष्क मरुस्थल। 25 सेमी समवर्षा रेखा। या फिर इस भाग में कौन सा भाग आ गया? शुष्क मरुस्थल। और यहां मुख्य रूप से हो गया बालों का स्तूप मुक्त प्रदेश, और इस साइड में सीमा लग गई गुजरात स्टेट की, और यहाँ कुछ पाकिस्तान की, ठीक है। तो इसका यदि अपन सीमांकन करते हैं तो आपने देख लिया होगा कि लूणी बेसिन के उत्तर पूर्व में नागौर उच्च भूमि, यही है नागौर उच्च भूमि।
दक्षिण पश्चिम में गुजरात राज्य, उत्तर पश्चिम में 25 सेमी समवर्षा रेखा, व इसके दक्षिण पूर्व में 50 सेमी समवर्षा रेखा या अरावली की पहाड़ियां, समवर्षा रेखा या अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां इसकी सीमा तय करते हैं। तो ये इसका सीमांकन हो गया। और ये प्रदेश कौन सा अपना, ये प्रदेश कौन सा है, लूणी बेसिन। अब थोड़ी सी अपन नज़र कहाँ डालते हैं, लूणी नदी पर नज़र डालते हैं। साथियों, लूणी नदी अफवाह तंत्र जब राजस्थान का पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये कहाँ से निकलती है, कितनी इसकी लंबाई है, कौन सी नदियाँ कहाँ इसमें शामिल होती है। थोड़ा फोकस अपन यहाँ करते हैं। यहाँ आपका अजमेर ज़िला है और अजमेर में जो पहाड़ियाँ हैं इनका नाम है नाग पहाड़ यहाँ पे। और नाग पहाड़ जो है, यहाँ से दो धाराओं के रूप में लूणी निकलती है। एक का नाम सरस्वती, एक का नाम सागरमती। और एक जगह जहाँ जिसका नाम है गोविंदगढ़, अजमेर में गोविंदगढ़, यहाँ दोनों आपस में मिल जाती है। उसके बाद में यह है लूणी कहलाती है। उसके बाद में लूणी कहलाती है। तो लूणी का उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से। दो धाराओं के रूप में दो धाराओं में, एक धारा सरस्वती कहलाती है और दूसरी धारा सागरमती कहलाती है। इन दोनों धाराओं का मेरे साथियों मिलन होता है गोविंदगढ़ में। उसके बाद में गोविंदगढ़ के बाद में नदी जो है लूणी कहलाती है। यहीं से लूणी के रूप में इसका प्रवाह शुरू हो जाता है। यहाँ विशेष बात है कि बाड़मेर बालोतरा जिला हो गया अब तो बालोतरा तक ही इसका पानी मीठा है। बालोतरा तक इसका पानी मीठा है। लेकिन बालोतरा के बाद में और बालोतरा के बाद पानी खारा हो जाता है। और खारेपन का कारण भी मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है ना। खारा क्यों हो जाता है, इसके पीछे कारण यह है कि ये जो यहाँ की मृदा है, लूणी जो बेसिन की जो मिट्टी है, उसकी चट्टानों में नमक के कण पाए जाते हैं। और वही नमक के कण अरब सागर से आने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ है, उनके सहारे नमक के कण यहाँ की मिट्टी में समाहित हो गए। या फिर ऐसा माना जाता है जो कच्छ का रण है गुजरात के इसके पास में, कच्छ का जो रण है जहाँ से लूणी विलुप्त होती है, उस कच्छ के रण का भी असर इस प्रदेश की मिट्टी में देखने को मिलता है। इस कारण से इस भाग में बालोतरा के बाद आसपास की नदियों का पानी इसमें मिलता है और यहाँ के धरातल के नमक को घोल करके वो धाराएं आकर के इसमें मिलती है। और उसके बाद में इस नदी का पानी भी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है, ठीक है ना। इस कारण से बालोतरा के बाद ये भी खारी हो जाती है। इसकी विशेषता है कि ये काफ़ी पश्चिमी राजस्थान का अपवाह क्षेत्र, यदि अपन देखेंगे तो इसका अपवाह क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है।
34,866 वर्ग किलोमीटर के आसपास में इसका अपवाह स्तर आता है। तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी ये मानी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इसका अपवाह स्तर काफी ज्यादा बड़ा है। 34,866 वर्ग किलोमीटर के आसपास में इसका अपवाह स्तर है, इसलिए बहुत बड़ी नदी पश्चिमी राजस्थान की है, ठीक है। अन्य विशेषता, लूणी की सहायक तो इस नदी में अनेक नदियां, जोजड़ी थोड़ी सी भिन्न है, क्योंकि एकमात्र नदी है जो लूणी में जब मिलती है तो नागौर उच्च भूमि से आकर के मिलती है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि लूणी नदी जो है उसके राइट हैंड की ओर दाएं किनारे पर, है ना, मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो उसका नाम है जोजड़ी। तो याद रखने वाला बिंदु है मेरे साथियों, जोजड़ी नदी जो नागौर उच्च भूमि से निकल के आती है ना। सभी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। इसके अलावा जोजड़ी, सूकड़ी, मिचड़ी, जवाई, जिसमें सुमेरपुर में पाली के अंदर जवाई बांध भी बना हुआ है, ठीक है, गुइया आदि नदियां लूणी की सहायक नदियां हैं, और ये सब मिलकर के लूणी नदी का बेसिन बनाती है, और जो 34,866 वर्ग किलोमीटर के आसपास में है, ठीक है। अब यह नदी कौन सी कहां से निकलती है और किस भाग में मिलती है? विशेषकर अरावली के पश्चिमी ढालों से नदियां निकलती है, विशेषकर पाली, ठीक है ना, और पाली के बाद के अंदर यहां आ गया अपना कौन सा जिला, जालोर, ठीक है, और जालोर और पाली और वाला जो क्षेत्र है इसके पश्चिमी ढालों से नदियां निकल करके और लूणी नदी के बाएं किनारे पर के आके मिलती है। जोजड़ी इसके दाएं किनारे पर मिलने वाली एकमात्र नदी है, जिसकी चर्चा अपन विस्तार से आगे करेंगे जब अपवाह तंत्र राजस्थान का विस्तार से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां लूणी बेसिन की मृदा की बात करेंगे साथियों, तो यहां मिट्टी कैसी है, नदी द्वारा बहाकर लाई गई है, जलोढ़ मृदा यहां पे पाई जाती है। जलोढ़ मृदा है वह उस जलोढ़ मिट्टी होने के साथ साथ में इस मिट्टी में नमक की मात्रा है, नमक की मात्रा भी पाई जाती है। मैंने अभी कहा था यहाँ की चट्टानों में कच्छ के रण के अवशेष या अरब सागर जो है उसके अवशेष भी पाए जाते हैं। जब यहाँ की चट्टानों की बात करते हैं, लूणी बेसिन की चट्टानें, तो यहाँ की चट्टानें किस प्रकार की है, तो यहाँ रायोलाइट, सिस्ट व ग्रेनाइट सेलें मिलती है। रायोलाइट, सिस्ट और ग्रेनाइट सेलें मिलती है, ठीक है ना। इन चट्टानों की यहाँ पे प्रधानता है। ग्रेनाइट विशेषकर अपने किस जिले में है? ग्रेनाइट के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? जालोर जिला, जालोर, जिसको ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ की सेलें मुख्य रूप से ये पाई जाती है। यहाँ एक संरचना पाई जाती है इनसेलबर्ग, इनसेलबर्ग। ये क्या है? अरावली के पूर्वी भाग की जो पहाड़ियां हैं, सॉरी, अरावली के पश्चिमी भाग की कुछ अवशिष्ट पहाड़ियां यहां पे मिलती है, ठीक है ना। तो ये अरावली के
पश्चिम भाग में स्थित, पश्चिमी भाग में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, जो क्या कहलाती है, जो जिसका सिरा अपरदन के कारण नुकीला हो चुका है और ये अपरदित हो चुकी है, इनसेल बर्ग कहलाती है। इनसेल बर्ग ये संरचना कहलाती है। विस्तार से पढ़ेंगे कौन कौन सी पहाड़ियां हैं जब अरावली अपन भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे उस टाइम भी, ठीक है ना। इसके अलावा इस भाग की साथियों अन्य विशेषता की यदि अपन चर्चा करेंगे, लूणी जो बेसिन है उसमें अन्य यदि अपन बात करेंगे हाँ, यहां का मैदान, जो लूणी और सहायक नदियों का जो मैदान है, मैदान का लगभग 47% भाग, 47% भाग किस प्रकार का है, उपजाऊ जलोढ़ बेसिन के रूप में है। उपजाऊ बेसिन के रूप में माना जाता है, यानी 47% इसका भाग ऐसा है जो महत्वपूर्ण है और बहुत अधिक उपजाऊ के रूप में बेसिन के रूप में माना जाता है। ये जो अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, अवशिष्ट पहाड़ियां बाड़मेर का जो सीवाना क्षेत्र है, इन पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इस प्रदेश की इन पहाड़ियों को कुछ अन्य नामों से भी पुकारते हैं, जैसे रोजा भाकर, इसराना भाकर, लेकिन ये अरावली के टच में है तो उस भाग में हम इनकी विस्तार से अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये भाग था अपना कौन सा मेरे साथियों, लूणी बेसिन। लूणी बेसिन एक और है, यहां पर एक चट्टान मिलती है रायोलाइट। रायोलाइट की चर्चा तो अपन ने कर ही ली। क्वार्टजाइट भी पाई जाती है, यह सेल भी मिलती है, ठीक है ना। यहां एक प्रदेश है, यहां एक अलग सा प्रदेश है, जालोर के अंदर सांचौर, यह भी इसी प्रदेश में स्थित है। सांचौर किसके लिए प्रसिद्ध है, सांचौर, ठीक है। तो यह है मुख्य रूप से यहां पे यह है गोवंश पालन के लिए, गोवंश पालन के लिए प्रसिद्ध है, गायों के लिए प्रसिद्ध है सांचौर, यहाँ की नस्ल भी है सांचौरी। ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है आगे जाकर के आपको पता है लूणी नदी, लूणी नदी आगे कहाँ विलुप्त हो जाती है, गुजरात के अंदर कच्छ के रण में, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ये किसी सागर या खाड़ी में नहीं गिरती। इस कारण से ये कौन सी वाहक की नदी है, आंतरिक अपवाहक की नदी मानी जाती है।
आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। ठीक है ना। तो ये अपना पश्चिमी शुष्क मरुस्थल प्रदेश, और उसके बाद में अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश दोनों मरुस्थल प्रदेश जो है संपन्न होते हैं। और उसके बाद में अगला भौतिक प्रदेश आएगा, उसकी चर्चा अपन करेंगे। और वो भौतिक प्रदेश अगला कौन सा आएगा, वो आएगा अरावली। अरावली जो भौतिक प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, इसकी विस्तार से अपन चर्चा करेंगे, जो राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में इस प्रकार से ये अरावली जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जिसकी लंबाई 692 किलोमीटर और राजस्थान के अंदर जो 550 किलोमीटर फैली हुई है। 3 भागों में इसको उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली के रूप में बांटा गया है। प्रत्येक की विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। कौन सी भाग में कौन सी उच्च चोटी है, किन चट्टानों से अरावली का निर्माण हुआ है, कौन से खनिज इस प्रदेश में पाए जाते हैं, कितनी आबादी यहाँ निवास करती है और कितने भूभाग पर ये फैली हुई है। जुड़े सर्वा क्लासेज के साथ और देखते रहिए सर्वा क्लासेज। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और साथ साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा। और अपने सर्वा क्लासेज जो अपना एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर में जा कर के और सर्च बार में सर्वा क्लासेज टाइप करके और सर्च डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, और अपने मोबाइल की OTP के साथ में लॉगिन हो जाएगा और संपूर्ण ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले कालांश में, तब तक के लिए लेते विदा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी देखते रहे सर्वा क्लासेज।